नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मॉर्निंग, वड़क्कम। आप सभी को ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। और आज का मुद्दा मैं यही कहूँ कि सभी व्यूअर्स से एंड तक सुनिएगा। जनरली मैं ये बहुत कम बोलती हूँ अपने शोज में, बट आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में लोगों को बताने वाले हैं जो सुनकर होश उड़ जाएंगे। रिजीम चेंज अक्रॉस द, क्या बोलूँगे, अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। प्राइमरीली यूएस का जॉब रहा है ये, बट ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज ने ट्राई नहीं किया है। और भारत के अंदर को तो सबको ऐसा लगता है कि ना वो मैदान मिल गया, क्या हो भैया, सब खेलो मजे में। सो विद दैट इंट्रोडक्शन सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, रिजीम चेंज एक्सपर्ट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। जी सर। प्रणाम, जय भारती। हाँ गायत्री जी, बहुत ही आजकल जो इलेक्शन के माहौल में हम देख रहे हैं तो ये मुद्दा उठ के आ रहा है और दो बहुत प्रोमिनेंट फिगर निकल के आए हैं। एक जो पहले गवर्नमेंट में थी, अभी छोड़ के चली गई, विक्टोरिया नूलैंड, और दूसरे जो अभी आके गए हैं, डोनाल्ड लू, जिसके अगेंस्ट तो इमरान खान ने खुद खड़े होके कह दिया था कि इसी ने बोला था हटाओ करके। रेजिम चेंज एक बहुत पुराना मुद्दा है, कोई नया नहीं है। इसको मैं कहता हूँ काइनेटिक और नॉन काइनेटिक। काइनेटिक मतलब आप फौज भेजो, अंदर लड़ाई करा दो, प्रॉपर सिविल वॉर करा दो, उससे हो जाता है। नॉन काइनेटिक मीन्स उथल पुथल होता है और इलेक्शन या किसी तरह से बंदा एक आ जाता है। कलर रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। कितना पुराना है, यूएस के डीएनए में है रेजिम चेंज। उनके लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के साथ 1776 में, तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन लड़ाई के बाद 1784 इज व्हेन दे एक्चुअली बिकेम, यू कैन से, इंडिपेंडेंट, जब अंग्रेज़ों को हरा दिया था। और उसके 40 साल भी नहीं हुए थे, वुडरो विल्स, अपना ये मनरो था उनका प्रेसिडेंट, एंड ही गेव आउट व्हाट सब्सिक्वेंटली एंड इवन टुडे उसको कहते हैं मनरो डॉक्ट्रिन। उसने केवल यही कहा था कि भाई साहब, ये लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और पैसिफिक इज अमेरिका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और कोई भी यूरोपियन पावर कॉलोनी यहां पे नहीं आएगा। हम वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, और हम आपके इलाके में उंगली नहीं करेंगे। आपको जैसे लड़ना है, जैसे करना है, करो। उस वक्त बोल तो दिया था 1823 में, लेकिन उस वक्त काबिलियत नहीं थी। धीरे धीरे जैसे ताकत बढ़ा, उनका गोइंग टू द वेस्ट, टू कंट्रोल ऑफ होल ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम मेक्सिको। मेक्सिको उस वक्त स्पेन के एम्पायर का पार्ट था। फिर वो मेक्सिको में लड़ने लगे 1851, 52, 53। सिविल वॉर हो रहा था, तब भी वो लड़ाइयां लड़ रहे थे सब तरफ। उनका खुद का सिविल वॉर चल रहा था 1861। लेकिन तब तक सिविल वॉर खत्म होने के बाद उनमें इतनी क्षमता आ गई थी कि उन्होंने बोला अब बस, और तब से लगे हुए हैं साउथ अमेरिका और लैटिन कैरिबियन के अंदर कि भाई साहब। एंड by 1880s they had conquered, overthrown Spain out from Philippines, and Philippines, by the way, was a colony of the US for a number of years. वो तो अर्ली 20th सेंचुरी में ही उसको इंडिपेंडेंस मिला था, 1840s के 1940s के आसपास। तब तक वो यूएस का था। हवाई पूरा रेजिम चेंज करा के किंगडम को ओवरथ्रो करके, द किंगडम ऑफ हवाई वाज ओवरथ्रोन, एंड हवाई हैज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ द यूएस। साउथ अमेरिका, साउथ पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर किया था। तो ये इनका तांतरा चलता गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जाना नहीं चाहते थे। मनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक यार हमारे इलाके में नहीं हो रहा है, एंड वो प्रॉब्लमैटिक था। सिंकिंग ऑफ लुजिटानिया, कई कहते हैं चर्चिल ने एक्चुअली गिरवाया था, उसको डुबाया था उनके शिप को, ताकि अमेरिकन आ जाएं। सिमिलरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब तक जापानीज ने हवाई में पर्ल हार्बर को अटैक नहीं किया था,
पब्लिक डिस्कंटेंट था कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, उनको हथियार वथियार चाहिए, आप भेजते रहो, हम लड़ने नहीं जाएंगे। लड़ाई शुरू हुई जब दिसंबर 1971 को जापान ने पर्ल हार्बर में हमला कर दिया। उसके बाद फिर ये लड़ाई में आए। उसके बाद तो पूरी दुनिया खुल गई उनके लिए। जो आप देख लो, लैटिन अमेरिका में स्यापा आज भी चल रहा है, थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है। क्यूबा में ओवरथ्रो हुआ था, क्यूबा में तो ये लेके आए थे जो बातिस्तूता था, डिक्टेटर। Most of the places in Latin America, Americans had overthrown elected governments to bring in their dictators. और जब काम हो गया तो उसको निकलवा देते थे। प्राइम एग्जाम्पल इज पैनामा का नोरिगा। वो तो CIA का ऑपरेटिव था, जब काम निकल गया तो उसको अंदर घुस के उसको पकड़ के ले गए और जेल में डाल दिया। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। उसके बाद आप देख लो, अफ्रीका में घुसे। कॉन्गो जो 1960 से अभी तक सुलझा नहीं है, क्यों? इलेक्टेड गवर्नमेंट पैट्रिस लुमुम्बा का ओवरथ्रो करके उसको असैसिनेट करवा दिया था। और वो दिन है, आज का दिन है। उसको पहले बेल्जियन कॉन्गो बोलते थे, पैट्रिस लुमुम्बा ने बेल्जियंस को हरा के उसको इंडिपेंडेंस दिलाया था। वो दिन है, आज का दिन है। कॉन्गो कहां संभला है? आप कोरिया में देख लो, आप यहां पे देख लो, वियतनाम में देख लो। देन ऑफ कोर्स ऑफ लेटर डे आप देखो, ठीक है, आप इन मिलिटेंट्स के अंदर गए थे, अफगानिस्तान में गए थे, मेन प्रॉब्लम एरिया वाज पाकिस्तान, उसको तो छुआ ही नहीं आपने। और वहां से बूट्स हटा के आप घुस गए इराक में, किस लिए? रेजिम चेंज। और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो कवर था, मेन था एक्सिस ऑफ इविल में रशिया को भी गिनते हैं, इराक को गिनते हैं, ईरान, अब तो इराक खत्म हो गया, ईरान को गिनते हैं। क्यों? ईरान अलोंग विद रशिया ऑयल एक्सपोर्ट का एक नया बोर्स बना रहा था, जिसमें कह रहे थे वी विल नॉट ट्रेड इन डॉलर्स, और वो यूरो में और दूसरे करेंसी में करने को तैयार थे। एंड इफ इराक एंड रशिया एंड ईरान हैड जॉइंड हैंड्स, इनकी तो वाट लग गई होती। यूएस का पेट्रो डॉलर पे तो सरवाइव करता है। तो regime had to be changed. So while Afghanistan was left to rot, they put all their books into Iraq. Then they went into Syria. Libya also wanted to join with them, so went into Libya. Libya आज तक टूटा हुआ है, सीरिया आज तक टूटा हुआ है। तो ये आप देखो, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन के अंदर तो तकरीबन 19th सेंचुरी से शुरू है इनका। 20th सेंचुरी में अफ्रीका में घुसे हैं, एंड रीजन्स ऑफ एशिया। ये सारे काइनेटिक थे कि हम लड़ के फेंकेंगे। और जब सोवियत यूनियन भी आया सपोर्ट में, इन सारे कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका में एंड इन अफ्रीका, जब सोवियत यूनियन ताकतवर हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लड़ाई होती थी यूएस प्रॉक्सी और सोवियत यूनियन प्रॉक्सी के बीच में। 1913 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस तरह के गोरिल्ला वॉर, एक्सट्रीमिज्म, टेरर को यूएस आर्मी जर्नल ने एक पैम्फलेट निकाला था, कॉल्ड इट जर्नल ऑफ स्मॉल वॉर्स। इसको स्मॉल वॉर्स बोलते थे। वो तो अब बाद में जब इराक में थप्पड़ पड़ी, अफगानिस्तान में थप्पड़ पड़ी, तो कॉइन बनाया था, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करके, ठीक है। बट ओरिजिनल नेम दे हैड गिवन फॉर सच ऑपरेशंस फॉर स्मॉल वॉर्स, क्योंकि उनके थोड़े ही ऑपरेटिव्स होते थे, बाकी लोकल्स को लेके लड़ाते रहते थे। अफ्रीका में भी देख लो, लोकल्स को ही लेके लड़ाए हैं। सूडान का तो 2 टुकड़ा कर दिया है, और दोनों अनस्टेबल हैं। तो उनको हर वक्त ये है कि हमारे कहने के मुताबिक अगर वो बंदा नहीं चलेगा तो उसको हम मिटा देंगे।
अभी जैसे ईरान में क्या हुआ था, उनका तो पॉपुलरली इलेक्ट होके आया था मोसद्देक, वो ही वांटेड कि भाई लड़ाई किस बात की थी, तेल को लेके और तेल के रॉयल्टीज को लेके, कि ब्रिटिशर्स टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और तेल हमारा है, हमें पैसे नहीं मिल रहा है। तो उसको वो नेशनलाइज किया। इन्होंने क्या किया, कू करा के उसको मार दिया, शाह ऑफ ईरान को ले आए। ठीक है, तो फिर जब जो शाह ऑफ ईरान को लेके आए हैं, फ्रांस हैज ऑलवेज बीन ए क्या बोले, एन ऑड कैरेक्टर इन दिस वेस्ट, यूएस एंग्लोस्फीयर और वेस्ट के रिलेशंस में। फ्रांस ज्यादा दबता नहीं है यूएस और वेस्ट के नीचे। अयतुल्ला खुमैनी को शरण किसने दिया था? फ्रांस। 79 जब शाह ऑफ ईरान वहां पे आया था, अयतुल्ला खुमैनी भाग के फ्रांस में ठहरा था और पूरा मूवमेंट फ्रांस से आया था यहाँ पे शाह ऑफ ईरान को उखाड़ के फेंकने के लिए। तो यू मीन टू से फ्रेंच गवर्नमेंट को पता नहीं था ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता। फ्रांस भी, चार्ल्स डी गोल नेवर लाइक्ड अमेरिकन्स, so till he was there they never joined NATO. They were very late entrants into NATO. आज भी खफा है, उसको अपना न्यूक्लियर सबमरीन देना था ऑस्ट्रेलिया को, तोड़ के ऑकस बना दिया। ऑकस क्यों बना? क्योंकि मुनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक पैसिफिक के अंदर अमेरिका के अलावा और कोई नहीं आ सकता। एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन रेजिम चेंज के लिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूशन, ये एक्चुअली थोड़ा गलत दिखा रहा है। ये पूरा मतलब, हाँ ये आप देख लो कि भाई केवल अटलांटिक के अंदर आप रहेंगे, अटलांटिक के परे इस साइड पैसिफिक है, वहां पे आप नहीं आ सकते। पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकेला यूएस लड़ा है विद जापान। एंजाक बोलता है हम यूएस के साथ है, वो सारे अटलांटिक में लड़े थे। एक भी ऑस्ट्रेलियन या फिर न्यूजीलैंड या किसी और का बूट उसने एक्सेप्ट नहीं किया इन हिज वॉर इन द पैसिफिक। पूरा यूएस अपने आप लड़ा है, किसी को नहीं आने दिया। क्यों? सेम मुनरो डॉक्ट्रिन, पैसिफिक इज माय बैकयार्ड। तो इन्होंने नया एक 1983 में, हालांकि ये 74 से ही लिखना शुरू कर दिया था, एक डॉक्टर जीन शार्प करके हैं। 1983 में उन्होंने बॉस्टन में एक इंस्टीट्यूट खोला है, एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट। नाम पे मत जान, एल्बर्ट आइंस्टाइन की वह टर्निंग नहीं, ही मस्ट बी स्पिनिंग इन हिज ग्रेव, पता नहीं कितने हजार आरपीएम, क्या लाखों आरपीएम पे। उनके सब्जेक्ट के ऊपर कोई तालमेल नहीं है इस इंस्टीट्यूट का। इट टीचेस 198 non-violent means to overthrow a government. खुल के सिखाते हैं, ओपनली। 2004 में मैं ताजिकिस्तान में था, जब मुझे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसे ही खोज रहा था, तो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता लगा, इनके वेबसाइट में गया। उन दिनों, मैं 2004-5 की बात कर रहा हूं, मुफ्त में मेरे को 2 सेट पूरा पैम्फलेट्स किताब के दिए थे। तो एक मैंने भेजा था अपने इंडिया वापस कि भैया पढ़ लो, ये है फ्यूचर इनका, और कहने की देरी थी। 2004-5 से इनका तो शुरू हो गया था। बिल्कुल यही डॉक्टर जीन शार्प है। 198 वेज एंड कलर रेवोल्यूशन सब इसमें कवर्ड है। कलर रेवोल्यूशन होता क्या है? जैसे ये महात्मा गांधी के भी पढ़ते हैं कि भाई इन्होंने ये डांडी मार्च और लोग कैसे लेके आए। हमारे बंदे तो खड़े हो जाते हैं, हाँ हाँ लोग लेके आ गए। उन दिनों जरा जस्ट गो बैक टू अर्ली 20th सेंचुरी। चिट्ठी विट्ठी कैसे निकलता था, लोगों को पता कैसे चलता था? वैसे ही घर पे दाना पानी लाने के लिए मुश्किल होता था, तो इतने तादाद में लोग आए कैसे? कुछ तो दिया होगा उनको कि घर चलाने के लिए, जब ही तो आए। किसने दिया? पैसा कहां से आया?
कभी सोचा है? आपके बिजनेस हाउसेस देते थे, बजाज और ये सब बिग हाउसेस थे, ये पैसे देते थे कराने के लिए। उनसे इन्होंने सीखा है और एक कलर रेवोल्यूशन शुरू किया। जैसे क्लासिक एग्जांपल मैं यूक्रेन का देता हूं, कलर रेवोल्यूशन। उसमें येलो ड्रेस पहन के आने के लिए बोला था। बंदों को पैसे मिल रहा था, उनको टेंट मिला हुआ है, दाना पानी के लिए सब कुछ मिल रहा है, मुफ्त का खाना है और दिहाड़ा मिलता था। सो 80 to 90% ऑफ देम, उनको कुछ पता भी नहीं है किस लिए आए हैं, वो तो आए हैं कि पैसे मिल रहा है, राइट। अबाउट 10 to 15% है जो आइडियोलॉजिकली बंदे के अगेंस्ट है और खड़े हैं। लेकिन आज के मीडिया में देखो कितना हाइप हो सकता है, अरे कितने लाखों लोग पूरा येलो पहन के आगे हैं जो इसके अगेंस्ट है। सोच लेंगे नहीं कि ये येलो आए कैसे, पैसे किसने दिए, क्यों पहना है, किसी ने जाके उनसे पूछा क्यों आए हो? नहीं, ये होता है नॉन वायलेंट मीन्स। इसमें इस तरह से कई दिए हैं, जैसे अपने इधर हुआ था जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन, शाकाशविली आया था, किधर है आजकल? यूक्रेन में, एंड ही इज अ नॉन एंटिटी इन यूक्रेन आल्सो, उसकी सिटीजनशिप भी हटा दी है, ही इज अ पर्सन विद नो सिटीजनशिप। When I was there, when this rose revolution took place, it was a known case that George Soros was paying him $1,500 per month, और जॉर्जिया से उसको जूते मार के निकाले थे। अभी फिर दोबारा जॉर्जिया में वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। किर्गिस्तान में ट्यूलिप रेवोल्यूशन कराया था, उज्बेकिस्तान में कोशिश की थी तो नजरबायव ने ऐसे जूते मार के निकाले थे कि वो दोबारा उसकी तरफ देखते नहीं है। ठीक है, अब नजर जा रही है उज्बेकिस्तान के ऊपर, जब मिर्ज़ोयेव आया हुआ है नया। जब तक उनका करीमोव था, कोई नहीं आता था, डरते थे। अंदीजान में जब इन्होंने भड़काने की कोशिश की थी, ये हर वक्त इस्लामिस्ट वगैरह को लेते हैं। सो दी पॉलिटिकल फ्रंट, जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं उनका एक पॉलिटिकल फ्रंट होता है, तो वो बोलता है अरे नहीं, ये तो पॉलिटिकल फ्रंट है, दे आर दी वंस हु प्रोवाइड एवरीथिंग। तो एक बंदा था हिजबुत तहरीर करके एक है, तो उसने वहां पे फरगना वैली में अंदीजान करके जगह है, वहां पे उसने क्या किया था, पैसे दे के, काम धाम तो था नहीं, बेकरी लगा के दे दी बंदे को, ये दे दिया वो दे दिया, तो लोग उसके साथ हो गए थे और वहां से रेडिकलाइज करके लोगों को भेज रहा था। जो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है IMU में, वो पकड़ा गया, उसकी ट्रायल हो रही थी, बोला था बंदे को, लोगों को मत आओ। तकरीबन 20-30 हजार लोग आए थे। किया क्या इसने? He surrounded them with the combat vehicles having 0.50-inch machine guns. बोला वार्निंग, निकलो, निकले नहीं, भून दिया फ्रॉम ऑल साइड्स, जस्ट पीसेस पीसेस हो गए थे लोगों के। वो दिन है, आज का दिन है, किसी की हिम्मत नहीं होती है करने के लिए। The whole tide in Afghanistan shifted towards Pakistan only because of this incident, क्योंकि the US said कि नहीं नहीं, ये गंदा आदमी है, हम यहाँ पे बेस नहीं होंगे। One of the biggest bases, एयर बेस सोवियत यूनियन का था वहां पे, जब वो अफगानिस्तान में आए थे। ट्विन विलेज है करशी खानाबाद, 335 हेक्टेयर जमीन, पूरा इनका लॉजिस्टिक्स वहां से आता था। यूएस का 101 एयरबोर्न डिवीजन वहां पे डिप्लॉयड था, वो पूरा कोऑर्डिनेट करता था। ये तरमीज के पास उनका फ्रेंडशिप ब्रिज है, जिसके थ्रू लास्ट सोवियत अपना व्हीकल्स कॉन्वॉय हैड गॉन आउट फ्रॉम अफगानिस्तान इन 89। वो तरमीज, वहां से सारे अंदर आते थे, तरमीज से सीधे आप आते हो अपना मज़ार शरीफ और वहां से फैल के जाता था। जैसे इन्होंने बोला उसके अगेंस्ट किया, उसने जूते मार के निकाल दिए। पूरी डिपेंडेंसी उनकी कराची पे होगी। एंड यू नो व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर विद देम, विद पाकिस्तान। ओके, तो ये रेजिम चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। इमरान खान का हो गया, क्लासिक एग्जाम्पल है।
तो ये कलर रेवोल्यूशंस करते रहते हैं। जैसे यानुकोविच वाज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मैदान इंसिडेंट करा दिया 2014 में, उसको निकाल दिया। क्यों भाई, इलेक्टेड था वो। उनके साथ जो खड़ा नहीं है वो उसको निकालेंगे, ये इनकी फितरत में। तो अगर उतने पीछे भी नहीं जाएं तो 20th सेंचुरी के अंदर इनके डिक चीनी थे, इराक घुसे, अफगानिस्तान घुसे। देन यू हैव कॉन्डोलीसा राइस, मैडेलिन एल्ब्रेट, डिक चीनी। जब ये बॉम्बिंग्स करते थे अफगानिस्तान में, इराक में, तो लोग पूछते थे यार कोलेटरल डैमेज इतना हो रहा है। आजकल जो शोर शराबा करते हैं किसी के बॉम्बिंग रशिया कर दे या इजराइल कर दे, यू नो व्हाट डिक चेनी सेड, हंसते हुए with a smirk on his face, can't help it, collateral damage. That was his statement, can't help it, collateral damage. ये वैल्यू है उनका ह्यूमन लाइफ का। पॉल वुल्फोविट्स, ठीक है, ये ऑल दीज पीपल वर पार्ट ऑफ व्हाट इन 92 वाज कॉल्ड द प्रोजेक्ट ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी, नहीं, पैक्स अमेरिकाना, सॉरी, द नेम वाज पैक्स अमेरिकाना बाय 94, बिकॉज दे फेल्ट कि अभी कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो हम दादा हैं, हम जो चाहें दुनिया में कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, हम किसी को हिसाब नहीं देंगे। देन बाय 95 96 दे फेल्ट ये अच्छा नहीं है नाम, सो दे रीवर्डेड इट एज प्रोजेक्ट ऑफ द न्यू अमेरिकन सेंचुरी। इनका काम था that America will continue to be the global superpower in the 21st century. क्या क्या करना चाहिए? Economically, 30 economists were collected together. I think 30 or 20, they used to be called, I'm forgetting, either Super 20 or Super 30, who had to keep in mind all the new economic powers who were rising, how to cut them to size so that they continue to be in power, economic power. And one of them, by the way, was Raghuram Rajan. And he still is as part of that. Do you realize the 10 years of the previous government, UPA, from a rising economy, you came down to fragile 5. इसी के वॉच पे 5 साल तो ये था आरबीआई का गवर्नर। India had come down to fragile 5 economies thanks to Mr. Raghuram Rajan. और ये गाइड करता था और हंसता रहता था जब वो करते थे। जूते मार के निकाला था इसको, हो हल्ला हुआ था। He is an American citizen. How the hell was an American citizen permitted to be your RBI governor? किसी ने पूछा है? किसी प्रेस वाले ने पूछा है? इसने यूएस सिटीजन होते हुए ही अप्लाइड टू बी द हेड ऑफ द फेडरल बैंक ऑफ अपना ब्रिटेन। His application was rejected. और यहां पे इतना हो हल्ला हुआ था, he is such a famous guy. ये सारे खड़े होके बोल रहे थे पेपर प्रिंट करो, पेपर प्रिंट करो, मनी प्रिंट करो ड्यूरिंग कोविड। ये सबसे ज्यादा चीख रहा था इंडिया के ऊपर। हुआ क्या? आप बचे हो, और जिन जिन्होंने अपना इतना सारा पेपर मनी प्रिंट कर दिया था, वाट लगी हुई है उनकी इकोनॉमी में। आप बोल रहे हो आत्मनिर्भर बनो, ये क्या कहता है? आपको केवल सर्विस आता है, वही करो, मैन्युफैक्चर में मत जाओ। क्यों? ताकि आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहें, आपकी इकोनॉमी ग्रो ना करे। तो ये उसके अंदर कई वो स्टेप्स बताए हैं, जैसे मास सिग्नेचर्स या मास रिटर्न ऑफ सम ट्रॉफीज। याद आ रहा है 2014-15 में क्या क्या हुआ था? इसीलिए मैं कहता हूं जब मोदी जी इलेक्ट होके आए थे, ये इनको एक क्वेश्चन मिल गया था आउट ऑफ सिलेबस, जिसका जवाब नहीं था इनके पास, और आज तक जवाब नहीं है।
इतने सारे डेमोक्रेसी इन थ्रेट, दिस इन थ्रेट, ये तो कुछ एक सैंपल निकाला है मैंने। लेटर ऑफ ऑपोजिशन या सपोर्ट, साइंड पब्लिक स्टेटमेंट्स, ग्रुप लॉबिंग, पिकेटिंग, आंदोलन जीवी, आपके प्रेयर और वर्शिप को घृणा के साथ देखना, ठीक है ना, टॉन्ट करना ऑफिशियल्स को। आप देखो आपके जितने भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसका किस तरह से नाम निकालते हैं ये लोग। फ्रेटरनाइजिंग विद द ऑपोजिशन एंड ऑल, फ्रेटरनाइजिंग विद योर एनिमी नेशंस। यानी ये कल मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला, पाकिस्तान से बात कर दो नहीं तो वो बॉम्ब गिरा देगा। उसको पूछा भाई साहब हमारे साथ भी है, वो तो कंचे खेलने के लिए नहीं है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी तो बॉम्ब सब तरफ गिरेंगे तो क्या होगा, आप लाहौर में मारोगे तो अमृतसर में आ जाएगा। गधे हैं क्या, पता नहीं क्या लोगों को हवा किस तरफ जाता है। तो लाहौर में क्यों मारो, लाहौर को मार के क्या मिलेगा, मैं मारूंगा तो रावलपिंडी मारूंगा, सीट ऑफ पावर तो रावलपिंडी है, लाहौर को मार के मेरे को क्या मिलेगा। लुक एट दिस, वहां यूके में जाके, यूएसए में जाके रो रहे हैं डेमोक्रेसी इज इन थ्रेट। दिस इज फ्रेटरनाइजिंग विद योर एनिमी। उनसे जाके सीख रहे हैं आप कि आपको क्या करना है, वॉइसिंग विद देम। ये बोलता हूं मैं सबवर्शन, आपके अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके आप ही के लोगों को लड़ाना। जैसे जितने भी रेजिम चेंज, कलर रेवोल्यूशंस वगैरह हुए हैं, ये लोग एडवाइजर करके बैठे होंगे, लेकिन मेन लोग कौन थे, अंदर की जनता, आपस में लड़ाने के लिए। और मैक्सिमम तोड़ा है अंग्रेजों ने जब उन्होंने अपना नया एजुकेशन सिस्टम लेके आए, आपके गुरुकुल सिस्टम को तोड़ दिया। मैकॉले ने 1836 में लिखा था एजुकेशन सिस्टम पे रिपोर्ट, और इनका एडम्स करके थे, वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो उन लोगों ने बंगाल, बिहार और अवध का एक एजुकेशन का रिपोर्ट निकाला था 1854 के आसपास। क्लासिक केस है, अगर वो पढ़ लो आप तो। एजुकेशन वाज फ्री, कोई भी पढ़ सकता है। कोई आपके किसी स्क्रिप्चर में कोई मतलब ये ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह से कुछ नहीं था, इन्होंने बना के उनको दबाने की कोशिश। आज कल कोई बोलते हैं चांडाल तो आप हंसते हो, सोचते हो वो ओबीसी है। जी नहीं, कितनों को पता है कि चांडाल्स, आपके सिटी स्टेट फोर्ट होता था, गांव होते थे, सड़कें होती थी, ट्रैक्स होते थे जाने के लिए। Chandals provided security to all the caravans which went from your fort to the villages and inter-village movement. किसी को पता है? आपको हंसवाते हैं, आज अंग्रेजों ने आपको बोल दिया कि चांडाल पता नहीं क्या है, कि वो तो अपने शमशान घाट में क्रिमेशन करते थे। दैट इज द बैकग्राउंड टू चांडाल्स। देन और भी नाम है जो हु आर बेसिकली ट्रेनर्स। आपको लड़ाई के लिए हाथी चाहिए होते थे, आपको अपने घर और अपने कंपाउंड वगैरह के लिए, खेतों के लिए आपको ट्रेंड कुत्तों की ज़रूरत होती थी, ये सब ट्रेन करते थे उनको आप अभी SC ST में डाले, OBC में डाले, उन सबको एजुकेशन फ्री होता था, कोई पैसा नहीं लेता था। उसको तोड़, और सोच होती थी। आप अगले क्लास में ऐसे नहीं जाते थे आज की जैसे एग्जाम लिख दिया, उल्टी करके आगे, पास हो गए, अगले क्लास में चले गए, पिछले क्लास में क्या पढ़ा है आप समझ नहीं आया ना। जब तक आपको जो पढ़ाया गया है आप समझ के उसको अप्लाई नहीं कर सकते, आप अगले क्लास नहीं जाओगे। कोई सेट नहीं होता था कि आप 12 साल पढ़ोगे, कोई 10 साल में खत्म करके आ जाता था, कोई किसी को 16 साल लगते थे, अपने अपने काबिलियत के मुताबिक। और उसको तोड़ के उन्होंने ये सिस्टम लेके आए हैं। अंग्रेजों ने 1870 में शुरू किया आपका एजुकेशन सिस्टम ऑफ फॉलोअर्स। आप सोच नहीं सकते, आपकी किताब में कोई एप्लीकेशन नहीं दिया होगा कि क्या एप्लीकेशन है, मतलब क्या है। कई लोग बोलते हैं ये सब पढ़ के मेरे को क्या मिला, एप्लीकेशन आपको सिखाएंगे नहीं तो आप यही सोचोगे कि हमें पढ़ के क्या मिला। क्यों क्यों करते हैं ये, कि आपने की सोचने की शक्ति तोड़ दी है, आप फॉलोअर बन गए।
वो बताएगा क्या करना। अभी हम कई आईटी वाले मानेंगे नहीं, मेरे काफ़ी रिश्तेदार आईटी में भी काम करते हैं। हम बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है आप बनाते हो, इंटेल के लिए बनाते हो, एक हिस्सा बनाते हो पूरे सॉफ्टवेयर का। जो पूरा सिस्टम का सॉफ्टवेयर है पोर्शंस में बांट के वो देता है। जो उसको स्टिच करता है कि कौन सा पोर्शन कैसे एक्ट करेगा, कहां करेगा, वो केवल वाइट वाला होता है। आपको वहां एंट्री मना है। तो आप उस आम के एक आम के हेड पे बनते चले जाओगे, बड़े खुश हो गए यार कि मैं तो इस आम का हेड हूं। मगर वो एक आम है, ऐसे कई आर्म्स हैं, लेकिन वो सबको जोड़ने वाला मेन ब्रेन वो वाइट वाला है, वो वहां पे आपको आने नहीं देगा। तो उसको हम तोड़ रहे हैं, और इसका ज्यादा मैं देखता हूं हमारे मीडिया में उठाते नहीं है। मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अब जैसे मैंने कहा हिस्से हिस्से में दे दिया और सबको जोड़ के आप बना रहे हो। भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है, जहां से मैं अभी एफिलिएटेड हूं आईआईटी मद्रास, वहां पे बनाया है। भारोस बोलते हैं, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, भारोस। कितनों को मालूम है? आज आपके देश में पूरा 5G लगा हुआ है। ये सारा 5G आईआईटी के दिमाग से, मद्रास के दिमाग से निकला है। हमने सिस्टम्स नहीं बनाए, हमने बोल दिया है ओपन रेडियो आर्किटेक्चर नेटवर्क। तो जो सिस्टम्स आएंगे उसमें हम ये सॉफ्टवेयर डाल देंगे, मैं सैमसंग से ले लूँ, एटीटी से ले लूँ, जहाँ से ले लूँ, वो सारा मिलके मुझे 5G दे देगा। उसको उसको चलाने का, आपस में सिस्टम्स को बात कराने का सॉफ्टवेयर मेरा पूरा। जितना वो मांग रहे थे उससे मेरे ख्याल 5 गुना कम में आपका पूरा काम हो गया। क्यों जलते हैं वेस्ट आपसे? इसीलिए तो जलते हैं कि भारत जब उठने लगेगा, आप सोचने लगोगे, आपका दिमाग बहुत तेज था। ऐसे तो नहीं थे आप कि नंबर 1 वर्ल्ड के 30% जीडीपी कंट्रोल करते थे दुनिया के। ऐसे तो नहीं थे, दिमाग था आपके पास, आपको दबाया गया। अब आप उभर रहे हो तो वो नहीं चाहेंगे। तो ये सारे पैंतरे इस किताब में जो दिए 198 वेज कि जो भी आपको उभरने की कोशिश करेगा आपको दबा दिया जाएगा, आपको तोड़ दिया। ट्रंप के ऊपर आप इतने चार्जेस डाल रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के पीछे कि नहीं वी आर वॉचिंग। तो तेरे वॉच होने से क्या होता है? अपने घर में गरेबान में देख लो ना, सारे जितने पॉइजनस स्नेक्स आपने रखे थे, विक्टोरिया न्यूलैंड हटी, उसको हटाया गया, वो गई अंदर कोलंबिया में, और देख लो क्या हुआ है। पूरा एंटी इजराइल का जड़ कोलंबिया में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेंटें लग गई हैं। खाना कहां से आता है उनको? टेंट किसने लाके दी? अरे मैं कॉमन वैसे पढ़ने गया हूं, मैं वैसे ही वांदे लगे होते हैं यार, इतना एक्सपेंसिव है वहां पे। तो ये टेंट वेंट लगा के, टेंट की कॉलोनी कैसे आ गई वहां पे? किसने टेंट दिए? किसने पैसे दिए? खाना कैसे खा रहे हैं? उनका सर्वाइवल कैसे हो रहा है? इस पे तुमको वेस्टर्न मीडिया कभी क्वेश्चन करते नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल के आ जाएगा। और ये इतने एंटीसेमिटिज्म अभी बोल रहे हैं ना अरब्स और मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, सबसे ज्यादा एंटीसेमिटिज्म तो क्रिश्चियंस का है। ब्रिटिश शेक्सपियर का सुना है? शाइलॉक द जू किसने लिखा था? और हाउ मच एंटीसेमिटिज्म इज देयर कि काट के खा लेगा आपको, पैसे निकालेगा। दैट इज द पिक्चर यू हैव गिवन ऑफ अ जू। कितने मिलियंस को मारा था जर्मन्स ने? तो जर्मन्स वर कैथोलिक क्रिश्चियंस। वो नहीं बोलोगे कि नहीं जर्मन ने मारा था, ये नहीं बोलोगे कि इस कंट्री ने मारा, कि यार पैलेस्टीन ने मारा या इसने मारा जूस को। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम ने मारा। तो अगर मुस्लिम ने मारा तो क्रिश्चियन ने मारा वहां पे। क्रिश्चियन बोलोगे तो तंग आते हैं। आई वुड से क्रिश्चियनिज्म ने मारा। क्यों? क्योंकि हिंदू का हिंदुइज्म बोलते। कारगिल, Monsanto, DuPont, they have taken over
30% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ यूक्रेन। कोई वेस्टर्न मीडिया में हिम्मत है बोलने के लिए? अभी काम, लड़ाई खत्म भी नहीं हुई है। यूक्रेन, जेलेंस्की बॉस ने साइन कर दिया है कि पूरा जो रिकंस्ट्रक्शन होगा विल बी डन बाय ब्लैक रॉक। समझ रहे हो? ये है यूक्रेन का कि भाई इस लड़ाई खत्म होते होते क्या यूक्रेन का बचेगा या रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। यानी मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग, यूक्रेन के लोग, इनकी हिस्ट्री वाइकिंग के हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से आते थे उनके ऊपर भी हंसी आती है मेरे को। जो 9th सेंचुरी में जहाँ पे कीव है उसको केवान रूस बोलते थे। पूरी रशियन हिस्ट्री और इस इलाके की हिस्ट्री वहां से शुरू होती है। द वेस्टर्न वर्ल्ड, that is Western Europe and US and everybody, consider the Slavic people subhuman, और उनको जूस से घृणा है। ये दो चीज आप गांठ बांध लेना। बाकी यूएस में चुप्पी है क्योंकि पैसे का पूरा कंट्रोल उनके पास है। हिटलर के जाने के बाद ये सारे रॉयल फैमिली का पैसा कंट्रोल रॉथस्चिल्ड के पास है जो जू है, और उधर रॉकफेलर। और इन दोनों पे हंसी आती है कि आप एंटीसेमिटिज्म को फंड कर रहे हो। बिगेस्ट फंडर्स ऑफ जॉर्ज सोरोस, हु हिमसेल्फ इज अ जू, हंगेरियन जू। और ये पूरा करता था यहाँ पे यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट। उसने पूरा जो पोस्ट सोवियत स्पेस था, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, सब तरफ, जो इवन पोलैंड, जो सॉलिडारिटी पार्टी को सारा फंडिंग इन्होंने दिया था। लेक वालेसा जो बन के निकला था, ठीक है। तो ये उस तरह से करेंगे इन्होंने। बाय 21st सेंचुरी इनको समझ आ गया कि यार इस तरह से लड़ाई लड़के हम अपना ही मुंह काला कर रहे हैं। एंड अपने कंट्री के अंदर ये बॉडी बैग्स वगैरह जब वापस आएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो धीरे 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 यहां से सक्सेस मिलने के बाद अब इसी तरह से करना चाहते कि बाकी लड़ लो आपस में, हम तुमको पैसे दे देंगे, तुम लड़ लो आपस में अगर लड़ना है, या इलेक्शंस में ओवरथ्रो कर देंगे आप। और ये अमेरिकन के फितरत में है एंड कम्युनिस्ट के फितरत में। वो अपने आइडियोलॉजिकली स्प्रेड करना चाहेंगे, जैसे चाइना ने किया था वियतनाम को सपोर्ट करके, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करके, चाइना एंड सोवियत यूनियन। कंबोडिया में प्रिंस सिहानुक को फेंक के भगा के उन्होंने कम्युनिस्ट ले आए, और अब देख लो क्या किया पॉल पॉट रजीम ने, वहां पे कितने मिलियंस को मारा है। माओ कोई कम था, कितने मिलियंस को मारा है। मैं तो कह रहा हूँ शी जिनपिंग तो उसका बाप है। हमको तो बड़े बड़े फिश का ही पता लग रहा है, वो एक्सटेंडेड फैमिली और बाकी सब कितने गायब हुए हैं पता ही नहीं है। जब जाएगा उसके बाद निकल के आएगा कितने मरे हैं, और कोविड में अपने खुद के कितने मरे हैं वो तो बता ही नहीं रहा, कितने मिलियंस मरे होंगे। यूएस का इकोनॉमी कचरा नहीं होता है, एंग्लोस्फेयर का तो ऑलरेडी कचरा हो रहा है, और कचरा नहीं होता है। ये कोशिश जारी रहेगा आपको दबाने के लिए, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हो कि मुझे नया ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो चीन कह रहा है, और उसने अपना सेटअप भी बना रखा था अपने जहन में और जमीन पे भी। आप कह रहे हो मॉडिफाई करो, लेकिन आपने एक ऑल्टरनेट मॉडल दिखा रखा है यूएन से, जो G20 है, जिसपे जितने भी ग्लोबल साउथ हैं वो अब उम्मीद करते हैं कि हम G20 के हिस्सा बन जाएं। अफ्रीका तो पूरा आ गया है, लैटिन अमेरिका तैयार खड़ा हुआ है, अब बचा कुचा आपका एशिया का है, वो भी खड़े हो जाएंगे। अगर ये सारे आपके साथ आ गए हैं तो यूएन का क्या वैल्यू रह गया? एक वो भी डर।
ऐसे ही आपके जयशंकर जी नहीं कहते हैं कि भाई सुधर, समझ जाओ, क्योंकि ये ताकत है उनके पीछे। तो राइट। रेजिम चेंज का तो चलता रहेगा और काफी कुछ होता रहेगा। आप सबको ध्यान से रहना पड़ेगा। मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आप लोगों की सपोर्ट की, आशीर्वाद की, गाइडेंस की मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे लिखें, मुझसे कनेक्ट करें। मेरा ट्विटर हैंडल राइट इन स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय भारत। थैंक यू।